हाय फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मैथ्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैथ्स पढ़ते ही क्यों हैं, सब्जेक्ट ही क्यों है। देखो मैथ्स एक सब्जेक्ट नहीं है, मैथ्स एक थॉट है, मेंटल डेवलपमेंट है। ताकि आप दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको वो सब्जेक्ट समझ में आए, आप एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशंस कर सको, आप प्रोफेशनल्स बन सको। चलो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं मैथ्स और कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ लॉजिक देखते हैं और हम ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। देखते हैं मैथ्स। देखो आप एक चैप्टर पढ़ते हो सेट्स और आप पढ़ते हो स्टेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेट्स। अब आपने 11th-12th में बहुत सारे फॉर्मूले कर रखे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या सेट्स चैप्टर भी विदाउट फॉर्मूले हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूलाज, इट इज कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुअलिटी अगर आपकी क्लियर होगी तो फॉर्मूले खुद बनेंगे, आपको याद नहीं करने। लेट थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सेट्स पढ़ते ही क्यों हैं हम। समझो एक छोटी सी चीज, मैंने आपसे कहा 5 शर्ट और 6 पैंट 800 रुपए की हैं, तो 5 शर्ट 6 पैंट 800 रुपए की हैं, 4 शर्ट 2 पैंट लेट 500 रुपए की हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि एक पैंट और एक शर्ट कितने रुपए की है, तो आप लेट पैंट x रुपीज़ की, शर्ट y रुपीज़ की, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक बात। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना और उसको सॉल्व करना आ चुका है। आप क्या करते हो, किसी भी चीज को मैथमेटिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करके सॉल्व कर सकते हो, उसके बेसिस पे डिसीजंस ले सकते हो कि मैं कितनी पैंट खरीद सकता हूं, मैं कितनी शर्ट खरीद सकता हूं, समथिंग समथिंग। बिल्कुल सही बात। कितने वेरिएबल्स थे? 2। कितनी इक्वेशंस आई? 2। आप 2 वेरिएबल्स के लिए 2 इक्वेशंस बनाओगे, उसके बेसिस पे सॉल्व करके कोई डिसीजन मेकिंग करोगे। अगर 3 वेरिएबल्स होंगे तो 3 इक्वेशंस बनेंगी। ऐसी अगर 10 वेरिएबल्स होंगे तो 10 इक्वेशंस बनेंगी। अब आप खुद सोचो, 10 वेरिएबल्स में 10 इक्वेशंस अगर आपको बना के दे दी जाए, क्या आप उनको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। सिर्फ 10 वेरिएबल्स का डेटा ही मैथमेटिकली सॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लेट आप कॉफी बनाने वाली कंपनी हो, आप चाय बनाने वाली कंपनी हो, ये जिस एरिया में हम हैं, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं, उस एरिया में क्या आप एडवर्टाइजमेंट करने को तैयार हो? 5 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में लगेंगे, क्या आप रेडी हो इस एरिया में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? बिल्कुल सही बात। हमको सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि यहां पे कस्टमर्स हैं कि नहीं हैं कि हम एडवर्टाइजमेंट करें 5 करोड़ रुपए का। क्योंकि कस्टमर ही नहीं है, कॉफी पीने वाले लोग ही नहीं हैं, तो हम 5 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट्स अगर करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, हमारी बिजनेस पॉलिसी गलत हो जाएगी और हमें लॉसेस होंगे। और ऐसा एमएनसीज में नहीं हो सकता। अगर एमएनसी में कोई डिसीजन मेकिंग हुई है तो सबसे पहले उसके ऊपर कोई ना कोई फैक्ट्स हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने वो डिसीजन लिया है और उसके ऊपर उन्होंने काम किया है, ताकि सक्सेस चांसेस होने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी बिजनेस डिसीजन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक डेटा की एनालाइजिंग ना हो जाए। अब आप कॉफी बनाने वाली कंपनी हो, आप चाय बनाने वाली कंपनी हो, तो आपको इस एरिया में एडवर्टाइजमेंट करना है या नहीं करना है? 5 करोड़ रुपए लगेंगे। एक आउटलेट ओपन करना है कि नहीं करना है? इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे लोगों का आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कितने लोग कॉफी पीते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं। ह्यूज डेटा। लेट मैं कहता हूं यहां पे 10 लाख की पॉपुलेशन है, तो 10 लाख डेटा को आपको स्टडी करना है। अब 2 क्वेश्चंस हमारे सामने आ गए। पहला, एक बिजनेस डिसीजन तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक आप एक बहुत बड़े डेटा को स्टडी और एनालाइज ना कर लो, अदरवाइज आपकी बिजनेस पॉलिसी गलत हो सकती है, आपको लॉसेस हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। दूसरी चीज, मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करना अगर आप चाहते हो, तो अगर थोड़ा सा भी डेटा बड़ा है तो आप उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करके सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमारे पास 2 दिक्कतें आ गई। पहली, डेटा को एनालाइज करना कंपलसरी है, तभी बिजनेस डिसीजंस लिए जा सकते। दूसरा, अगर डेटा थोड़ा सा भी बड़ा है तो उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में रिप्रेजेंट करके आप सॉल्व नहीं कर सकते, एनालाइज नहीं कर सकते, तो बिजनेस डिसीजंस लोगे कैसे? तो डेटा को एनालाइज भी करना है और बहुत जल्दी, बहुत फास्ट करना है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सेट्स। तो जब हमने ये प्रॉब्लम मैथमेटिशियंस के सामने रखी तो उन्होंने हमें जो सॉल्यूशन दिया उसका नाम था सेट्स। तो सेट्स टॉपिक क्या करने वाला है? सेट्स टॉपिक
बहुत बड़े डेटा को बहुत जल्दी एनालाइज और इंटरप्रेट करने वाला है, जिसके बेसिस पे बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस लिए जाएंगे। इसीलिए बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हम आपको सेट्स पढ़ाएंगे ताकि आप बहुत बड़े डेटा को एनालाइज और इंटरप्रेट करना सीखो, और वो भी बहुत फास्ट, जिसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग होगी। अब चलो हम थोड़ा सा सेट्स स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। और एक चीज़ नोटिस करना, मैं एक भी फॉर्मूला नहीं कराऊंगा और आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दोगे, जबकि सेट्स बहुत सारे फॉर्मूले आपने ऑलरेडी सुन रखे। ठीक है जी, लेट हमने 10 लोगों का लिया और 10 लोगों का सर्वे किया कि कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं। 10 लोग सर्वे में, उन 10 लोगों को हमने नंबर अलॉट किया, क्योंकि आप कॉफ़ी बनाने वाली कंपनी हो, आप चाय बनाने वाली कंपनी हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रमेश चाय पीता है कि सुरेश चाय पीता है, आपको उनके नाम से कोई मतलब नहीं है। आपको इससे मतलब है कितने लोग चाय पीते हैं और कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, आपको इस चीज़ से मतलब है। ओके, तो इसीलिए सेट्स चैप्टर में हमने आज तक कभी भी नेम्स कंसिडर नहीं किए हैं, हम नंबरिंग कंसिडर करते हैं। तो हमने 10 लोगों का सर्वे किया और उन लोगों को हमने रिप्रेजेंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वो 10 लोग हैं जिनका हमने सर्वे किया कि कौन कौन से लोग हैं भैया, 10 लोग हैं। अब सेट ए उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो चाय पीते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं। सेट बी जो लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेट कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं ये 6 7 8। अब एक चीज़ नोटिस करो, मैंने आपको थ्योरी सिखाई है, प्रैक्टिकल नहीं, और आप देखना प्रैक्टिकल आप खुद करोगे और विदाउट एनी फॉर्मूला करोगे। तो मैंने इन लोगों का सर्वे किया, 10 लोग, ये वो लोग हैं जो चाय पीते हैं, ये वो लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं वो कौन कौन से लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं, तो ना तो चाय पीते हैं ना ही कॉफ़ी पीते हैं, नाउ दैट्स 9 और 10। तो मैंने आपसे पूछा नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, आपने विदाउट एनी फॉर्मूला आंसर दिया है। नाउ दिस इज मैथ्स। देखो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि सेट्स क्या है, क्यों है, किस लिए बना है, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, और आप विदाउट एनी फॉर्मूला पूरा का पूरा चैप्टर करोगे। जब मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा तो आप विदाउट एनी फॉर्मूला ये चैप्टर करोगे, और अगर हम फॉर्मूला कर ही नहीं रहे तो आप भूल भी नहीं सकते कोई चीज़। ना सेट्स, स्टैट्स क्यों पढ़ेंगे भाई, आ जाओ इसमें भी। एक छोटी सी चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, लेट फॉर एग्जांपल प्रॉफिट्स, मैंने किसी कंपनी के प्रॉफिट्स ले लिए, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। ईयर 1 लेट 2 करोड़, ईयर 2 4 6 8। अब हालांकि बीइंग 11 12 आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, मैथ्स में भी पढ़ रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, कितनों को फॉर्मूला आता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फॉर्मूला तो हम सीख लेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यह सीखना है ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमारे कोर्स में क्यों है। क्या सिर्फ फॉर्मूला याद करके सॉल्व करना ही हमारा कोर्स है? नो, नेवर। ऑब्वियस सी बात है, इसके पीछे कोई ना कोई इंप्लीकेशन, कोई ना कोई लॉजिक है। ये हमें क्यों सिखाया जा रहा है बीइंग अ कॉमर्स साइड स्टूडेंट्स। चलो जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, देखो इस वर्ड को पकड़ लो, डेविएशन। अब जरा इस डेटा को कंसिडर करो, पहले साल के प्रॉफिट 2 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 6 करोड़, फिर 8 करोड़। तो डेविएशन देखो कितना है हर टर्म में, इसमें डेविएशन है 2 करोड़ का। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला बताऊंगा तो उस फॉर्मूले से अगर आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 करोड़ आएगा। तो इस डेटा में जो डेविएशन, जो वेरिएशन है वो 2 करोड़ है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैंडर्ड वर्ड क्या कहता है। समझो डेटा कैसा हो सकता था, डेटा ऐसा भी हो सकता था, लेट 2 3 5 6। तो कभी तो 1 का डिफरेंस है, कभी 2 का डिफरेंस है, कभी 1 का डिफरेंस है। अब आप कैसे बोलोगे कि डिफरेंस
डेविएशन कितना है। तो आप एक स्टैंडर्डाइजेशन करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन को लेट लेमेंस लैंग्वेज में मैं बोलने की कोशिश करता हूं, लेट कह रहा हूं, लेट एवरेज। तो आपने एक तरीके से इसकी एवरेज कर दी 4 डिवाइडेड बाय 3, तो 1.33। तो 1.33 का अप्रॉक्स डेविएशन है हर कंसेक्यूटिव टर्म में। ओके, तो इंपॉर्टेंट चीज है डेविएशन, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कंसेक्यूटिव टर्म्स में कितना डेविएशन, कितना वेरिएशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाई, आखिर हमने ये डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्यों इंस्टीट्यूट हमसे चाहता है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन सीखें। आ जाओ, तो लेट अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मुझे किसी प्लेयर पे पैसा इन्वेस्ट करना है कि अगर वो रन मारेगा तो मुझे 10 लाख के 12 लाख मिलेंगे, और अगर वो रन नहीं मारेगा तो मेरे 10 लाख डूब जाएंगे। एक तरीके से सट्टा लगाना। लेट मैंने 2 प्लेयर्स लिए, एक विराट कोहली और एक लेट रोहित शर्मा। विराट कोहली की मैंने इनिंग्स ली, इनिंग्स 1, इनिंग्स 2, इनिंग्स 3, इनिंग्स 4। इनिंग्स 1 85, इनिंग्स 2 84, इनिंग्स 3 79, इनिंग्स 4 80। रोहित शर्मा की मैंने इनिंग्स ली, इनिंग्स 1 150, इनिंग्स 2 0, इनिंग्स 3 0, इनिंग 4 100। इस तरीके से मुझे इनके इनिंग्स के रन्स मिले, विराट कोहली और रोहित शर्मा। अब जब मैं रोहित शर्मा को देखता हूं, कभी तो ये 100 मारता है और कभी 0। अगर मैं इस डेटा की वेरिएशन फाइंड आउट करता हूं तो ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं है कि ये रन मारेगा कि नहीं मारेगा, मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत हाई है। वेरिएशन मींस डेविएशन, तो जहां पे डेविएशन हाई होगा वहां पे रिस्क भी हाई होगा। लेकिन जब मैं विराट कोहली की इनिंग्स को कंसीडर करता हूं तो एक कंसिस्टेंसी है, मुझे इस पे भरोसा है कि अगर ये बंदा खेलने आया है तो 80 स्कोर कर देगा 101%। ये कॉन्फिडेंस कैसे आया? क्योंकि यहां पे डेविएशन कम है, वेरिएशन कम है, इसलिए रिस्क भी बहुत कम है, कंसिस्टेंट प्लेयर है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो ट्रस्ट बहुत हाई है इस पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप विराट कोहली पे 10 लाख लगाओगे और विराट कोहली ने रन मारे तो मैं आपको 12 लाख दूंगा, मतलब 20% एक्स्ट्रा। और अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोहित शर्मा पे 10 लाख रुपए लगाओगे तो मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा अगर वो रन मारेगा, मतलब 50% एक्स्ट्रा। अब आपके पास लेट 10 लाख रुपए हैं, आप वो 10 लाख रुपए कहां इन्वेस्ट करोगे? विराट कोहली कि रोहित शर्मा? विराट कोहली। क्यों करोगे आप विराट कोहली पे जबकि रिटर्न कम मिल रहा है? क्योंकि रिस्क परसेप्शन भी देखोगे आप। पता चला पैसे ही डूब गए, रन नहीं मारा, आपके 10 लाख रुपए भी डूब गए। तो रिटर्न बहुत खुशी की बात है, लेकिन रिस्क परसेप्शन सबसे बड़ी बात है। आप एक लिमिट तक ही रिस्क बियर करोगे, एक लिमिट से ज्यादा रिस्क बियर नहीं करोगे। बिल्कुल सही चीज है। तो अब ऐसे ही जब आप लेट्स सीए बन जाओगे, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बनोगे, तो इन्वेस्टर्स आपके पास आएंगे 10 लाख 20 लाख करोड़ रुपए लेके कि किस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें। तो आप उस कंपनी की रिटर्न तो देखोगे, लेकिन आप ये भी देखोगे कि उस कंपनी में रिस्क परसेप्शन कितना है, रिस्क कितना है, पैसा डूबने के चांसेस कितने हैं। और जिस हिसाब से रिस्क परसेप्शन होगा उसी हिसाब से आप लोगों को गाइड करोगे कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो जब तक आप रिस्क एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें और किस कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। और ये रिस्क कौन कैलकुलेट करेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ूंगा ताकि मैं किसी भी कंपनी का रिस्क परसेप्शन स्टडी और एनालाइज कर सकूं। उसी के बेसिस पे मैं आगे फाइनेंशियल कंसल्टेंसी कर सकता हूं या लोगों का पोर्टफोलियो डिसाइड कर सकता हूं कि किसको कितना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसका रिस्क मिनिमम से मिनिमम हो और रिटर्न मैक्सिमम से मैक्सिमम हो। दैट इज नोन एज
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आप कहाँ सीखने वाले हो? CA फाइनल, CMA फाइनल, MBA इन फाइनेंस, यहाँ पे आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने वाले हो। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट CA फाइनल में एक SFM सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको डिसाइड करना, कैलकुलेट करना, डिज़ाइन करना सिखाया जाएगा। और उस चैप्टर में आपके पास जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होगी दैट इज स्टैट्स। और उसका रीज़न आप समझ रहे हो कि क्यों वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप बिजनेस का रिस्क स्टडी और एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। इसलिए मैं स्टैट्स पढ़ूंगा। तो दिस इज मैथ्स, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ ह्यूमंस। तो मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले रट के आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। मैथ्स एक थॉट, मेंटल डेवलपमेंट, आपको इस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा और उस लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाएगा कि आप आगे चल के एनालिस्ट्स बन सको और प्रोफेशनली कोई काम कर सको। तो अगर आपको CFO बनना है, अगर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स बनना है, तो आपको स्टैट्स आनी कंपलसरी है, अदरवाइज आप फाइनेंस से रिलेटेड काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, सेट्स, आप विदाउट फॉर्मूले क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, और वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपने थ्योरी सीखी है। तो थ्योरेटिकली अगर आप लॉजिकली साउंड हो तो प्रैक्टिकली अपने आप क्लियर हो जाएगा। दिस इज मैथ्स। तो इस तरीके से हम प्रोसीड करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान रखो, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू थिंग्स डिफरेंटली। पढ़ा हमने सबने सेम ही चीज़ है, लेकिन किस परसेप्शन से पढ़ा है, किस तरीके से पढ़ा है और किस एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से आपने वो चीज़ पढ़ी है, वही चीज़ डिटरमाइन करेगी कि आप उस सब्जेक्ट को या उस नॉलेज को कैसे यूटिलाइज करते हो और किस लेवल पे आप जा सकते हो। दिस इज एजुकेशन, एल्स इट्स अ ट्रेनिंग।